आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास रिसोर्स है। जी हाँ, आज क्लास 10 के जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में हम लोग देखेंगे रिसोर्स का मतलब क्या होता है और इसको हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। जब हम अपने घर में स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलती है, पंखा चलती है, टीवी चलती है, यहां तक कि हम अपने मोबाइल को इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर पाते हैं। ये सभी रिसोर्सेज के एग्जांपल है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक पहुंचती है थर्मल पावर प्लांट से, वहां बिजली का निर्माण कोयले द्वारा किया जाता है। कोयला भी एक प्रकार से रिसोर्स है। रिसोर्स उस वस्तु को कहा जाता है, इस इन्वायरमेंटल में मौजूद वो सभी वस्तु जो हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाता हो, आरामदायक बनाता हो, वो सभी रिसोर्स के अंदर आ जाते हैं। रिसोर्सेज के हम लोग दो एग्जांपल ले सकते हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन। नेचुरल के अंदर वो सभी आ जाते हैं जो इस नेचर में ऑक्यूर होते हैं, जैसे मेटल, कोयल्स, पेट्रोल, डीजल, ये सभी नेचुरल में आ जाते हैं। और ह्यूमन, हम लोग खुद एक रिसोर्स है जो अपने लाइफ को बहुत ज्यादा आरामदायक बना देते हैं अपने लेबोरियस वर्क से। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर हम लोग रिसोर्सेज के दो पार्ट में बांटेंगे, पहला बायोटिक एंड दूसरा अबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है ऑल द रिसोर्सेज दैट आर लिविंग बीइंग, यानी कि लिविंग बीइंग जितने भी रिसोर्सेज है वो बायोटिक होंगे। जैसे एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, फिश, चिकन्स, फॉरेस्ट, जितने भी ये सब है बायोटिक एग्जांपल है। दूसरा में आया है अबायोटिक, यानी कि ऑल द नॉन लिविंग थिंग, जो नॉन लिविंग थिंग है और हमारे लाइफ को इजी बनाता है वो सब अबायोटिक के अंदर आ जाता है। एग्जांपल हो गया हमारा मेटल्स, विंड्स, हवा, वाटर, जल। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, यानी कि बनावट के आधार पर रिसोर्स के दो प्रकार है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जिनको बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है, हम लोग उसका उपयोग करते रहते हैं और वो प्राकृतिक रूप से बनते रहते हैं। जैसे एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सभी जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कंटिन्यूअस के एग्जांपल हो जाएंगे सोलर एंड विंड एनर्जी, और दूसरा बायोलॉजिकल के भी दो पार्ट होंगे। पहला हो जाएगा हमारा फॉरेस्ट या प्लांट्स और दूसरा वाइल्ड एनिमल जिसमें एनिमल्स आते हैं। अब हम लोग देखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि वो सभी रिसोर्सेज जिनके बनने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, उनका फॉर्मेशन बहुत ज्यादा लंबे समय से होता है। इसलिए अगर हम लोग उसका उपयोग लगातार करते रहे तो वो एक न एक दिन हमारे इस अर्थ पे खत्म हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मेटल्स, कोयल्स, पेट्रोल, डीजल्स, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रिसाइक्लेबल एंड दूसरा नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल में वो सभी आ जाएंगे जो हम एक बार उसे दूसरे चीज में बनाकर रीयूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मेटल को हम लोग कभी कुछ बना लेते हैं, उसे फिर दूसरा चीज में रिकास्ट करके यूज कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में आ जाएगा हमारा नॉन रिसाइक्लेबल, यानी कि उसका हम लोग रिसाइकल नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल हम लोग अपने कार में या बाइक में पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल करते हैं, जो एक बार यूज हो जाता है तो वो समाप्त हो जाता है, हम लोग उसका दोबारा रिसाइकल रीयूज नहीं कर पाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि मालिकाना हक के तौर पे हम लोग रिसोर्सेज को चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी कि जो आपका प्राइवेटली है, जैसे आपका ये फोन, घर, चार्जर, बुक्स, बैग्स, ये सब आपका प्राइवेटली ऑन है, ये सब आपका इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया, इस पे किसी और आदमी का कोई हक नहीं है। दूसरा एग्जांपल आ जाता है कम्युनिटी रिसोर्सेज, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपुल, सामाजिक संसाधन, सामाजिक रूप से वो सभी का है। जैसे एग्जांपल रिवर, तालाब, पॉन्ड्स या फिर प्लेग्राउंड्स जिसमें हम लोग खेलने जाते हैं, ये सभी सामाजिक है, इस पे किसी पर्सनल व्यक्ति का कोई आधिकारिक हक नहीं होता है। तीसरा आ जाता है हमारा नेशनल रिसोर्सेज, यानी कि कोई भी नेशन का अंदर जितने भी रिसोर्सेज है वो सभी उसके नेशनल रिसोर्सेज होते हैं, वो उसके पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। अगर वो ओशियन से जुड़ा हुआ है तो ओशियन में 12 नॉटिकल माइल के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है वो उसके नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं। जैसे उसका रेलवे, एयरबेस, जितना भी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, उसमें मिनरल्स, कोयल जितने भी ऑक्यूर होते हैं उस देश में, वो सभी उस नेशन का पार्ट हो गया, उस नेशन का उस पर अधिकार हो गया, इसलिए वो सभी नेशनल रिसोर्सेज हो गया। नेशनल रिसोर्सेज में दोनों आ जाते हैं, प्राइवेटली रिसोर्सेज भी एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज भी।
चौथा आ जाता है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज, यानी कि वो हमारे अपने देश का नहीं है, किसी और देश का है, उस पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वो अपना रूल करता है, वो अधिकार देता है किसी को प्राइवेटली ऑन करने के लिए। यह जो एरिया होता है समुद्र में 200 नॉटिकल माइल्स के बाद आता है, उस पे अगर कोई देश चाहे तो वो अपना अधिकार ले सकता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से आज्ञा लेकर। अब ये जो पॉलिटिकल बाउंड्री के बाद ओशियनिक बाउंड्री में 12 नॉटिकल माइल से लेकर 200 नॉटिकल माइल का बीच का एरिया है, उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। उसके अंदर कोई भी अगर रिसोर्सेज जैसे पेट्रोल पाया जाता है तो कोई भी देश उसको यूज कर सकता है, उसको निकाल सकता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संगठन से आज्ञा लेकर। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि प्रगति के आधार पर हम लोग रिसोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि वैसा रिसोर्सेज जो उस जगह पे अवेलेबल भी है, हमारे पास यूज करने का टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम लोग उसका सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एग्जांपल, राजस्थान में सोलर एनर्जी और गुजरात में विंड एनर्जी। दूसरा डेवलप्ड रिसोर्सेज, यानी कि वैसा रिसोर्सेज जिसका क्वालिटी क्वांटिटी हमको पता है, इस धरती पे वो कितना मात्रा में ये भी हमको पता है और हम लोग उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल कोयल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल। तीसरा में आता है हमारा स्टॉक रिसोर्सेज, यानी कि वो इस धरती पे उपलब्ध है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसके यूज करने का। जैसे एग्जांपल, हमारे धरती पे लगभग 70 to 75% वाटर है, उस वाटर H2O के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन गैस को हम लोग फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग H2O में से H2 को निकालकर अच्छे तरीके से फ्यूल के रूप में यूज करें, इसलिए ये आ जाता है स्टॉक रिसोर्सेज में। चौथा आ जाता है हमारा रिजर्व, यानी कि हमको पता है उसको यूज कैसे करना है, उसका क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ पता है, लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं कर रहे हैं, उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रख रहे हैं। ना तो एक ऐसा दिन आएगा कि हम लोग सारा रिसोर्स को यूज कर लेंगे और हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उसके लिए रिसोर्स बचेगा नहीं। इसके एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो डैम से वाटर गिरता है, फॉल होता है और टरबाइन को घुमाकर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करते हैं, उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसका भी ज्यादा मात्रा में उपयोग नहीं हो रहा है। हम लोग रिसोर्स के टाइप्स को देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट, यानी कि उस रिसोर्स का हम लोग उपयोग कैसे करें कि उसका डेवलपमेंट हो सके, वो ज्यादा दिनों तक यहाँ पे बरकरार रह सके, हमारा फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज करे और हम लोग भी अच्छी तरीके से उसका यूज करके उसका बेनिफिट्स हम अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाएं। तो इसका जो मेन प्रॉब्लम आता है रिच एंड पुअर, यानी कि गरीब और अमीर। गरीब लोगों का जो होता है वो रिसोर्सेज को ऑन नहीं कर पाते हैं, जैसे पेट्रोल खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं, बाइक राइड नहीं कर पाते हैं। वही अमीर जो लोग होते हैं वो रिसोर्स का ओवर यूज करते हैं, उनके पास पैसा है, पावर है, तो वो रिसोर्स का ज्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। रिसोर्सेज का जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के लिए 1992 में रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में है, वहां पे एक अर्थ समिट हुआ जिसमें लगभग 100 से ज्यादा देशों के लोगों ने हिस्सा लिया और वहां पे UNCED यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट पे एजेंडा 21 साइन किया गया। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह था कि 21वीं सदी आने तक रिसोर्स को डेवलप किया जाए, उससे क्या बेनिफिट है उसको लिया जाए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि रिसोर्स का फिलहाल तो यूज किया जाए, लेकिन उसको ऐसे यूज किया जाए कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बचा रहे। ऐसा नहीं कि हम लोग ओवर यूज करके उसको खत्म कर दें। रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में सबसे मुख्य भूमिका निभाती है वहां का स्ट्रक्चर ऑफ रिसोर्सेज में, यानी कि कौन सा रिसोर्सेज कहां पाया जाता है। हर एक जगह हर एक रिसोर्सेज नहीं पाया जाता है। जैसे एग्जांपल, अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा वाटर है, लेकिन वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो है उतना सही नहीं है। राजस्थान में बहुत ज्यादा विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, लेकिन वहां पे जो वाटर है वो उतना ज्यादा नहीं पाया जाता है। इसलिए हम लोग मान सकते हैं कि रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। रिसोर्सेज का स्ट्रक्चर पता चलने के बाद लोग डिसाइड करते हैं कि उसका प्लानिंग कैसे किया जाए। तो हम लोग अपने देश भारत के रिसोर्सेज के प्लानिंग को स्टडी करते हैं, यानी कि भारत में रिसोर्स प्लानिंग कैसे किया जाता है। भारत में रिसोर्स प्लानिंग का मुख्य 3 स्टेप है। पहला,
उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि कौन सा रिसोर्स कहां पे पाया जाता है। इसके अंतर्गत होता है सर्वे, जिससे पता चलता है ये रिसोर्स यहाँ पे है, उसका मैपिंग किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है कि उसका क्वालिटी कैसा है, क्वांटिटी कैसा है और वो कितने मात्रा में वहां पाया जाता है। इसके दूसरे स्टेप में आता है उसे टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप बनाया जाता है कि इसे कौन से टेक्नोलॉजी से हम लोग इसको निकालेंगे सो ये ज्यादा बेनिफिट होगा। और तीसरे स्टेप में आता है इसका ओवरऑल कंट्री का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उससे मैच कराया जाता है। यानी कि ये जो प्रोसेस हम लोग करेंगे ये हमारे नेशन का जो डेवलप हो रहा है उससे प्लानिंग से मैच करता है या अनडेवलप होता है। ये 3 स्टेप के बाद रिसोर्स प्लानिंग हमारे इंडिया में सक्सेस कर पाता है। इस रिसोर्स प्लानिंग के बाद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज किया जाता है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति ना रहे जो रिसोर्सेज से वंचित रह जाए या कोई गरीब इस रिसोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर पाए और अमीर लोग यूज करते चला जाए। गांधी जी हमारे जो बापू है उन्होंने कहा था देयर इज इनफ फॉर एवरीवन नीड बट नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। मतलब यहाँ पे इतना रिसोर्सेज उपलब्ध है कि हर एक व्यक्ति का जरूरत पूरा हो सकता है, लेकिन अगर हम चाहेंगे अपनी लालच को पूरा करना तो ये कभी भी संभव नहीं है। अब हम लोग एक मुख्य रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, लैंड रिसोर्सेज। लैंड, भूमि, धरती भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्सेज है जिसको हम लोग प्रतिदिन अपने तरीके से कूड़ेदान में नहीं फेंक कर कूड़ा को इधर उधर फेंक देते हैं जिससे हमारा धरती पॉल्यूट हो जाता है। ये हमें ऐसा नहीं करना है। इस लैंड रिसोर्सेज में हम लोग पढ़ेंगे कि लैंड रिसोर्सेज का स्ट्रक्चर हमारे यहाँ कैसा है। तो भारत में टोटल लैंड का 43% लैंड प्लेन्स एरिया है। ये प्लेन्स एरिया जो होता है मुख्यतः समतल, एक जैसा समान समतल में होता है और इसका जो इस्तेमाल होता है वो एग्रीकल्चर, खेती के लिए और फैक्ट्री या इंस्टीट्यूशन लगाने के लिए होता है। 30% जो एरिया है वो माउंटेन एरिया है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र। इसका जो यूज मेन होता है रिवर्स फ्लो होता है वहां से और टूरिस्ट के रूप में होता है, लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं। तीसरा हमारा है 27% प्लेट्यू एरिया। प्लेट्यू एरिया का मुख्य जो उपयोग होता है वो मिनरल को निकालने के लिए होता है। लैंड रिसोर्सेज का उपयोग हम लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं, जैसे फॉरेस्ट के रूप में यानी कि जंगल के रूप में, वेस्ट लैंड जो बंजर भूमि है जिसपे खेती नहीं हो सकता है, उसके बाद बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, और फैलो लैंड यानी कि जिसपे खेती हो सकता है हम लोग लेकिन खेती नहीं करते हैं। सबसे मुख्य आता है हमारा नेट जोन एरिया, यानी कि वैसा भूमि जिसपे हम लोग खेती करते हैं, एक एग्रीकल्चर सीजन में 2 या उससे अधिक क्रॉप को जनरेट करते हैं, उसको नेट जोन एरिया या ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी कहते हैं। हमारा भारत जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की भूमि एरिया में फैला हुआ है। इसका 54% जो एरिया है वो नेट जोन एरिया है, यानी कि इस पे खेती होता है। यह जो है हमारे राज्य टू राज्य वैरी करता है, जैसे पंजाब और हरियाणा में 80% एरिया जो है नेट जोन एरिया है, लेकिन वहीं अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में आप अगर चले जाइए तो वहां पे मात्र 10% जो एरिया है वो नेट जोन एरिया है, यानी कि 10% में ही खेती होती है। हम लोग फॉरेस्ट की बात किए हैं। हमारा जो भारत में लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का 33% एरिया फॉरेस्ट है, लेकिन दुख की बात तो ये है कि ये फॉरेस्ट लगातार चेंज होते जा रहा है नेट जोन एरिया की ओर, यानी कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ है, प्लांट्स है, उसका वैरायटी खत्म होती जा रही है। इसका जो प्रभाव पड़ा है हमारा डिग्रेडेड लैंड में हुआ है, लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि लैंड का हम लोग ओवर यूज कर देते हैं। ओवर यूज करने के कारण ये जो है भूमि डिग्रेड हो रहा है, इसकी जो खासियत है वो लगातार समाप्त हो रही है। इसलिए ओवर ग्रेजिंग या डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग मतलब लगातार चराया जा रहा है, फील्ड को चला दिया जा रहा है। डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ पौधे की कटाई हो रही है। माइनिंग, लगातार जमीन से खनन कर मिनरल्स को निकाला जाता है। इस सब से हमारा सॉइल डिग्रेड हो रहा है। हमारे भारत में लगभग 130 हेक्टेयर लैंड डिग्रेडेड है, यानी कि खराब है। लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन से बचने का मुख्य उपाय है फिर से एफोरेस्टेशन किया जाए, यानी कि पेड़ पौधे को नए सिरे से फिर से लगाया जाए, जानवरों को वहां पे नया बसेरा, उनका घर वापस किया जाए, तो ज्यादा बढ़ाया जाए। इससे जो क्या होगा, हमारा जो वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स और प्लांट्स है, ये सब का नया रिजेनरेशन होगा और बैलेंस हमारे इकोसिस्टम में बना रहेगा। इससे
एफोरेस्टेशन करके हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं, यानी कि भूमि का जो बार बार उर्वरकता खत्म हो रही थी, जिससे हम लोग खेती सही से नहीं कर पाए थे, ये सब की समस्या है इस एफोरेस्टेशन से ही समाप्त हो सकती है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अक्षय कुमार की तेरी मिट्टी के बाद अब हम लोग की बारी आती है अपने माटी और सॉइल के प्रति, देश के प्रति जुनून और जज्बा दिखाने की। चलिए ज्यादा उत्सुकता नहीं दिखाते हुए हम लोग शुरू करते हैं सॉइल एज ए रिसोर्स, यानी कि सॉइल एक रिसोर्स है, हम लोग उसका उपयोग कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए जिससे वो ज्यादा बेनिफिट यूज हो सके, उसका उपयोग ज्यादा लाभदायक हो सके। सॉइल को मेनली हम लोग यहाँ पे 6 प्रकार के रूप में पढ़ेंगे, 6 टाइप्स ऑफ सॉइल। इसका याद करने का ट्रिक देखते हैं। ए भाई रे लाठी आया जंगल से, फिर से देखिए, ए भाई रे लाठी आया जंगल से, ऐसे एलुवियल सॉइल, भाई के बी से ब्लैक सॉइल, रे से रेड एंड एलुवियल सॉइल, लाठी से लैटराइट सॉइल, आया से एरिड सॉइल, जंगल से, जंगल यानी कि फॉरेस्ट। तो 6 टाइप हो गया हमारा फॉरेस्ट सॉइल। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे सॉइल के टाइप्स का। चलिए पहला से शुरू करते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है ये नॉर्थर्न प्लेन में पूरा छाई हुई है, या पूरा स्प्रेड आउट है। हमारा भारत को देखिएगा तो मेनली जो मिडल है उसमें पूरा नॉर्थर्न प्लेन में एलुवियल सॉइल ही पाया जाता है। इसका कुछ मुख्य खासियत है, जैसे इसमें फास्फोरिक पोटास का ज्यादा मात्रा होता है, जिससे यह उर्वरक होता है, यह खेती के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। इसका मेनली अगर साइज के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 2 पार्ट में बांट सकते हैं, बांगर और खादर। बांगर, बांगर यानी कि वैसा सॉइल जो ज्यादा उसमें बड़ा बड़ा मतलब गिट्टी टाइप का जो उसमें रॉक नोड्यूल्स पाया जाता है, जो ज्यादा फर्टाइल भी नहीं होता है। और दूसरा आ जाता है खादर सॉइल। खादर सॉइल होता है बहुत फाइन पार्टिकल, एकदम पाउडर की तरह महीन होता है, जिसको हम लोग खेती में बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। बांगर जो होता है वो पुराना सॉइल होता है, वो बहुत पहले फॉर्म हो चुका होता है, और खादर जो होता है वो न्यू सॉइल होता है, वो नए में फॉर्मेशन हुआ होता है। याद कर सकते हैं, जैसे बांगर पुराना है यानी कि बेकार, बी से बेकार, बी से बांगर सॉइल, बच गया हमारा खादर सॉइल, तो खादर हमारा न्यू है, उसका पार्टिकल बहुत फाइन होता है। दूसरा होता है ब्लैक सॉइल, जैसा कि नाम है ब्लैक, इसका कलर भी होता है ब्लैक। ब्लैक सॉइल को हम लोग एक और नाम से जाना जाता है रेग्यूल सॉइल, रेग्यूल सॉइल भी कहा जाता है। इसका मेनली उपयोग कॉटन की खेती में किया जाता है। याद कर सकते हैं सॉइल का कलर ब्लैक है, लेकिन उगाता क्या चीज है, कॉटन, व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का कॉटन हम लोग ब्लैक सॉइल से जनरेट कर पाते हैं। ये जो मेनली है पूरा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के रीजन में पाया जाता है। यह हॉट वेदर कंडीशन होने के कारण इसमें डीप क्रैक हो जाता है या मिट्टी फट जाता है। इससे एक और लाभ होता है, एयरेशन ऑफ सॉइल हो जाता है, यानी कि उस सॉइल में एयर अच्छी तरीके से घुल मिल सकता है। तीसरा सॉइल के टाइप्स में आ जाता है रेड एंड एलोविस सॉइल, जैसा कि नाम रेड एंड वैसा कि इसका कलर भी रेड एंड एलोविस। ये जो मेनली है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो टाइप्स है रॉक्स का, उसके ब्रेक डाउन पार्ट पार्ट करके जो फॉर्मेशन होता है उससे ये बनता है। यह मेनली प्लेट्यू एरिया में पाया जाता है, जहां आयरन का खनन होता है, उससे आयरन का जो कंटेंट है इस सॉइल में मिक्सअप हो जाता है, इसलिए इसका कलर जो होता है आयरन के कारण रेड हो जाता है। इसको मेनली लेस रेनफॉल, कम वर्षा चाहिए होती है, और यह मेनली जो पाया जाता है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के रीजन में पाया जाता है। चौथा टाइप में आ जाता है हमारा लैटराइट सॉइल। लैटराइट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब ब्रिक्स होता है, यानी कि कठोर। यह जो मिलती है तमिलनाडु, केरला और असम के रीजन में पाया जाता है। इसको हाई टेम्परेचर और रेनफॉल चाहिए, जिससे इसका उपयोग हम लोग कॉफी और टी के प्रोडक्शन में कर सकते हैं। याद रखिए लैटराइट सॉइल यानी कि लेट, जब कभी हम लेट होते जाते हैं तो कॉफी या चाय नहीं पी पाते हैं, उसे याद रख सकते हैं कि लैटराइट सॉइल क्या चीज प्रोडक्शन करता है, कॉफी और चाय का। पांचवा टाइप्स में हमारा आता है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल में साल्ट का जो कंटेंट है हाई होता है, यह राजस्थान के साइड में मेनली पाया जाता है। इसका उपयोग मेनली हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन या फिर खेती वगैरह के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि इनसफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के कारण। छठा में हमारा आता है फॉरेस्ट सॉइल, जैसा कि नाम फॉरेस्ट वैसा ही ये रेन फॉरेस्ट या माउंटेन के एरिया में पाया जाता है। इसका उपयोग हम लोग खेती के लिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां ऑलरेडी फॉरेस्ट लगा हुआ है, वहां पेड़ पौधा ऑलरेडी मौजूद है, जो कि वाइल्ड लाइफ को बहुत ज्यादा यूज हेल्प करता है वहां के वाइल्ड लाइफ को इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए। रेन फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट सॉइल का टाइप्स, उसमें अगर स्नो कभी बर्फबारी हो जाती है तो वो उस एरिया को एसिडिक इन नेचर बना देती है, वो एरिया एसिडिक हो जाता है।
एज इट इज और बेस हम लोग देखेंगे क्लास 10 के ही केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 में। अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कौन से सॉइल के टाइप्स इंडिया के कौन से एरिया में पाया जाता है। इसको आप चाहे तो मेमोराइज कर सकते हैं या एक मैप से लेकर दूसरे मैप में पॉइंट आउट करके मार्किंग करके याद भी कर सकते हैं। यह बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा यूजफुल है। सबसे लास्ट सेगमेंट में हम लोग देखेंगे सॉइल इरोजन, यानी कि फिर वही कारण डिफोरेस्टेशन। हम लोग पेन का जो काट देते हैं जिससे सॉइल इरोजन होता है, यानी कि सॉइल का जो ऊपरी लेयर जो फर्टाइल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वास्ट अवे हो जाता है। जैसे कभी बारिश आया तो ऊपर का सॉइल बहकर नीचे चला जाता है, वहां से हट जाता है, इसको सॉइल इरोजन कहते हैं। या फिर कभी हवा के दबाव से वहां का सॉइल डिस्प्लेस हो जाता है, ये भी सॉइल इरोजन हुआ। तो अब जब मुख्य कारण आता है कि इस सॉइल इरोजन को हम लोग रोक कैसे सकते हैं, चलिए तो कुछ मुख्य प्रकार देखते हैं। जैसे हिमालय पर स्लोप बना होता है ऐसे, तो फार्मिंग करने के लिए हम लोग काउंटर प्लॉगिंग करते हैं, यानी कि एक छोटा छोटा खेत बना लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब वहां पे हम लोग ट्रेस फार्मिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऊपर से जो पानी आता है नीचे की ओर बहते हुए कुछ कुछ रुकते हुए नीचे की ओर आता है, यानी कि उसमें हम लोग कुछ क्रॉप उगा देते हैं या फिर ग्रास जो पानी को होल्ड कर पाता है, वहां के मिट्टी को पानी के साथ बहने नहीं देता है, उसको ट्रेस फार्मिंग कहते हैं। और हम लोग अब नीचे लोअर प्लेन एरिया में देखें तो हम लोग मेनली फार्मिंग करते हैं, तो वहां पे विंड का दबाव के कारण सॉइल इधर से उधर डिस्प्लेस हो जाता है, सॉइल इरोजन होता है। इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीड फार्मिंग का यूज करते हैं, यानी कि हम लोग ग्रास को एक स्ट्रिप में लगा देते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में स्ट्रिप की तरह ग्रास को लगा देते हैं, जिससे ग्रास हवा के दबाव को रोक लेता है और वो प्लांट तक हवा नहीं पहुंच पाता है, जिससे वो मिट्टी वहां से डिस्प्लेस नहीं हो पाता है। अब हम लोग ग्रास हर एक क्रॉप में उगाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए क्या करेंगे, जमीन जो हमारा लैंड है उसके एक कॉर्नर में हम लोग पूरा एकदम एक प्लांट का बेड लगा देंगे, उसको हम लोग सेल्टर बेड क्रॉपिंग करते हैं। सेल्टर बेड की तरफ प्लांट उगा देंगे, उससे क्या होगा, जब हवा का दबाव आएगा वो हमारे क्रॉप को हार्म नहीं कर पाएगा और लैंड भी वहां से डिस्प्लेस नहीं होगा, सॉइल इरोजन भी हमारा नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। बेस्ट तरीका होगा आप खुद से एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, रीड कीजिए लाइन बाय लाइन और उसको समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।